हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद्र प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर अरस्तु आईएएस एकेडमी इंदौर से। तो दोस्तों, आज हमारे लेक्चर का जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में नदियां। ठीक है। और नदियों को पढ़ने के पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि एमपीपीएससी 2020 में जो नवीन पाठ्यक्रम जारी हुआ है उसमें जब आप मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी का पोर्शन देखेंगे तो वहां पर जल संसाधन कहने का मतलब कि मध्य प्रदेश की नदियों का कोई भी उल्लेख वहां पर नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपसे पूछा नहीं जा सकता मेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है। तो चूंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं सिलेबस में कि वो डिफाइन नहीं रहती, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो आपके सिलेबस का पार्ट बनी हुई होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपको कि सिलेबस में नहीं है हम नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आप, चूंकि ये मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो कि नदियां हैं, फिर नदियों से संबंधित बहुत सारी परियोजनाएं भी हैं, उन जल विद्युत परियोजनाओं को भी हमें पढ़ना पड़ता है। तो आप जो है तो इसको तैयार करके जाइएगा। तो मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि यही वो पोर्शन है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हमेशा आप देखेंगे कि प्रश्न पत्र में आपके 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं इस नदियों के पोर्शन से पूछा जाता है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे मिलती है, कौन सी किसकी सहायक नदी है, कौन सी परियोजना किस नदी पर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो आइए अब मैं बात करता हूँ मध्य प्रदेश की नदियों के संदर्भ में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर एक मैप बनाया हुआ है, और ये जो रेड कलर से आप आउटलाइंस देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का मैप बनाया है मैंने। और उसमें विशेष पर यहाँ पर मैंने मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के नाम लिखे हैं। जिलों के नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि उस जिले से ही जो है तो नदियां जो है निकलती हैं। ठीक है। इसके बाद जैसे मैं बात करूं कि जैसे देवास जिला हो गया, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, काली सिंध निकलती है। और ये कहाँ मिलती है, चंबल में मिलती है। फिर चंबल कहाँ जाकर मिलती है, तो ये मैंने सारे कुछ इसमें ड्रॉ करने का प्रयास किया हुआ है, ताकि आपको जो महत्वपूर्ण नदियां हैं हमारे मध्य प्रदेश की, छोटी से लेकर बड़ी नदियों तक, वो इस मैप के माध्यम से आप समझ पाए। तो अब चलिए, अब क्रमशः मैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो नदियां होती हैं वो किसी भी देश व प्रदेश की महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होती हैं। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इन्हीं नदियों के माध्यम से आप देखें तो सिंचाई जो सुविधा उपलब्ध करवाती है नदियां, सिंचाई ले लीजिए आप, पेयजल ले लीजिए, पेयजल के साथ साथ जल विद्युत भी, पर्यटन होता है, मत्स्य जो पालन होता है, इन्हीं नदियों के माध्यम से होता है। तो ये नदियां कहीं ना कहीं उस देश या उस प्रदेश की आर्थिक विकास में भी मदद देती हैं। ठीक है। तो अब हमारी जो मैं पहली नदी देखूंगा वो होगी हमारी नर्मदा। लेकिन अगर मैं दोस्तों आपसे क्वेश्चन करूं कि मध्य प्रदेश की कोई सबसे 5 बड़ी नदियों के नाम आप बताइए, तो संभव है कि हम 1-2 नाम सही बताएं, उसके बाद हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। तो एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक को अगर आप लिख लेंगे या थोड़ा सा याद कर लेंगे तो वो 5 नदियां जो है क्रमशः आपको याद हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं। तो जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है क्या, नच, सोता, बे। ठीक है। तो नासिक हो गया आपका नर्मदा, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है चंबल। इसके बाद है आपका सोन। इसके बाद है ताप्ती। और 5वीं सबसे बड़ी नदी है हमारे मध्य प्रदेश की बेतवा। ठीक है। तो नच, सोता, बे, तो ये मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियां हो गई। इसके बाद अब हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। तो आइए अब मैं नर्मदा के बारे में बात करता हूं। तो दोस्तों, ये जो नर्मदा नदी है हमारी, ये इसका जो उद्गम होता है, ये अनूपपुर जिले से अमरकंटक की जो पहाड़ी है, जिसकी लगभग ऊंचाई है 1048 मीटर। तो अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा कुंड से निकलती है, और निकलने के क्रम में यह मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होते हुए और ये प्रवेश करती है गुजरात में, तत्पश्चात प्रवेश करती है ये महाराष्ट्र में। अगर मैं बात करूं कि नर्मदा नदी कितने प्रदेशों से होकर बहती है, तो 3 आते हैं। एक है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा है आपका गुजरात, और तीसरा है आपका महाराष्ट्र। ठीक है। इसके बाद में बात करूं तो ये नर्मदा नदी के बारे में एक तथ्य ये भी कहा जाता है कि नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल पर्वतमाला, क्योंकि विंध्याचल आपके नर्मदा नदी के उत्तर में है, तो ये जो नदी है नर्मदा, ये विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इन दोनों के मध्य में एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों। तो निकलती तो यहां से है 15 जिलों से होते हुए, और ये गिरती कहां पर है, इसका अवसान कहां पर होता है,
तो इसका अवसान गुजरात के भड़ौच नामक स्थान पर ये जा करके और खंबात की खाड़ी में जो है ये गिरती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में एक जो और तथ्य है कि यह नदी जो है ये पूर्व से प्रवाहित होते हुए किस दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है, पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, तो ये भी आपको तथ्य याद रखना है कि मध्य प्रदेश में आप देखेंगे नर्मदा, और हम आगे बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, उनमें से एक है आपकी नर्मदा। और दूसरा तथ्य ये है कि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर जो है ज्वार नदमुख मतलब कि एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की ऐसी दो नदियां हैं जो कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करूं तो जो नर्मदा नदी का कुल अपवाह क्षेत्र है, वो अपवाह क्षेत्र कितना है दोस्तों, तो वो अपवाह क्षेत्र है 93,180 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 93,180 वर्ग किलोमीटर नर्मदा नदी का कुल अपवाह क्षेत्र है। इस अपवाह क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश में कुल कितना अपवाह क्षेत्र है, लगभग 89.9%, मतलब कि देख रहे हैं आप लगभग 90% अपवाह क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद में बात करूं तो लगभग 8.1% जो है वो गुजरात में मिलता है, और समथिंग 2% का अपवाह क्षेत्र जो हमें है वो महाराष्ट्र में मिलता है। इसके बाद में बात करूं तो जो नर्मदा नदी है वो भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी और हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर, मतलब 1312 किलोमीटर। और इसमें से हमारे मध्य प्रदेश में कितना प्रवाहित होती है, तो 1077 किलोमीटर यह नर्मदा हमारे मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि नर्मदा की कुल लंबाई का मतलब है कि जहां से ये उद्गम होती है और जहां इसका अवसान होता है वहां तक लेकर इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। और हमारे मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये अमरकंटक से निकलती है और इधर अलीराजपुर से ये जो है बाहर निकलती है, तो वहां तक की जो कुल लंबाई है वो है आपकी 1077 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में बात करूं तो नर्मदा नदी हमने अभी बात करी कि वह मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। तो ये भी तथ्य थोड़ा सा आपको याद रखना है कि वो 15 जिले, क्योंकि जो कर्क रेखा है वो हमारे प्रदेश के 14 जिलों से निकलती है और नर्मदा 15 जिलों से। तो आइए अब बात कर लेता हूं कि वो 15 जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले चाहे तो आप, मैं थोड़ा सा स्लो बोलूंगा ताकि आप लोग अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो कर भी सके। तो वो 15 जिले हैं आपके, आप एक हो गया आपका अनूपपुर, इसके बाद है मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, सीहोर, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर। तो इन 15 जिलों से जो है ये नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, साथ में अगर मैं बात करूं तो कुछ महत्वपूर्ण नगर भी हैं जो नर्मदा के किनारे बसे हुए हैं। उनमें से आपका जबलपुर आता है, होशंगाबाद आता है, धार है आपका, महेश्वर है आपका, ओमकारेश्वर है, खंडवा है, ये प्रमुख जो कि ये धार्मिक स्थलों में भी इनको हम शामिल करते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई, और मैं बात करूं तो नर्मदा नदी का जो हम नाम पढ़ते हैं कि नर्मदा नदी को हम किन किन नामों से जानते हैं। तो नर्मदा नदी को आप जानते हैं मैकल सुधा के नाम से, आप जानते हैं रामोदोस के नाम से, आप जानते हैं रेवा के नाम से, और सोमो देवी के नाम से, सोमो देवी। ठीक है, तो ये प्रमुख नर्मदा के प्राचीनतम नाम मिलते हैं हमें। अब हम बात करें कि नर्मदा नदी पर प्रमुख रूप से कौन कौन से जलप्रपात मिलते हैं। ठीक है, तो जलप्रपातों की दृष्टि से आप देखेंगे कि कपिल धारा मिलेगा हमें, दुग्ध धारा मिलता है इसी नर्मदा नदी पर, फिर धुआंधार मिलता है, सहस्त्र धारा मिलता है, और दर्दी और मंदार, ये प्रमुख जलप्रपात हमारे नर्मदा नदी में बनते हैं। इसके बाद नर्मदा, जो कि हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ये हमें पता है। तो नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं, ये भी कभी एग्जाम प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं। इनमें से आप अगर बात करें, जैसे आप ये देखें, ये है आपकी नर्मदा नदी, इसका प्रवाह दिशा किस ओर है, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो एक बात याद रखना है आपको कि जो नदियां नर्मदा में दक्षिण से आकर मिलेंगी वो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, जबकि जो उत्तर से आकर मिलेंगी वो ये राइट है और ये लेफ्ट है। ये दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियां हैं, और जो नीचे से आके मिलेंगी, दक्षिण से नर्मदा में मिलेंगी, वो है आपकी बाईं ओर से मिलने वाली नदियां।
तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियों कुल कितनी नदियां हैं? लगभग 22 नदियां हैं। ठीक है, छोटी छोटी 22 नदियां हैं, जबकि दाहिनी ओर से मिलने वाली नर्मदा में कुल कितनी नदियां हैं? 19। तो 19 और 22 मिलाएंगे तो ये कितनी नदियां हो जाएंगी? 41। अब इनमें से कुछ नदियों के आप नाम ले लीजिए। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि बाएं तट से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, तो उसमें आपका तवा आ जाता है, सेर है, आपका बाघ है, ये प्रमुख नदियां हैं। और इसी प्रकार से दाएं तट से मिलने वाली नदियों में आपकी कोलार नदी है, हिरन नदी है, हथनी नदी है, ऊटी नदी है, मान नदी है, ये प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, अब इनमें भी मैं बात करूं कि 41 सहायक नदियों में नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तवा नदी है। ठीक है, जो पचमढ़ी के महादेव पहाड़ी से निकलती है और साथ में आपकी होशंगाबाद के हड़िया स्थान है एक नाम, तो हड़िया के पास जो है वो नर्मदा में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद एक फैक्ट और आपको लिखना है नर्मदा के बारे में कि नर्मदा, ये पूछा जाता है कि किस जिले में नर्मदा नदी कुंडली नुमा आकृति बनाती है, तो वो जिला है दोस्तों, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर है आपका लगभग मंडला जिला है। तो मंडला जिला में जो नर्मदा नदी है वो कुंडली नुमा आकृति बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था नर्मदा नदी के बारे में। अब चूंकि हम इस लेक्चर में अभी इन्हीं नदियों के बारे में कुछ बातें करेंगे, लेकिन एक टर्म और है आपका जो नदियों पर जो परियोजनाएं बनाई गई हैं, तो उन परियोजनाओं के लिए हम एक सेपरेट लेक्चर लेंगे और उनकी बातें हम वहां पर करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी। तो दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अगर वो आपको याद हुआ होगा तो आप बता सकते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी नदी हमारी चंबल है। ठीक है, तो अब चंबल के बारे में देखते हैं कि देखिए, तो ये है आपका इंदौर जिला। अब इंदौर से मैंने बनाया है, ये जो ड्रॉ किया है मैंने, ये चंबल नदी है और चंबल नदी यहाँ तक आपके इटावा के पास जो है यमुना नदी में मिल जाती है। तो मैं बात करूं चंबल नदी की, कि चंबल नदी का जो उद्गम है वो इंदौर जिले के महू तहसील से जानापाव पहाड़ी से होता है। ठीक है, जानापाव पहाड़ी जिसकी लगभग ऊंचाई जो है 884 मीटर है। अब यहां से जब ये प्रवाहित उद्गम होता है जब चंबल नदी का, इसके बाद वो इंदौर जो है, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच होते हुए वो प्रवेश कर जाती है कहां पर? आपके राजस्थान में। ठीक है, और राजस्थान में फिर वो कोटा और सवाई माधोपुर, धौलपुर में बहते हुए और वो मध्य प्रदेश के जो ये अब श्योपुर है, मुरैना है, भिंड है, इनकी सीमा बनाते हुए और वो उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपको याद क्या रखना है कि चंबल नदी भी हमारे मध्य प्रदेश से तो निकलती ही है, फिर वो प्रवेश कहां करती है? आपके राजस्थान में। इसके बाद वो पुनः मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है और निर्धारण करने के उपरांत वो कहां पहुंच जाती है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में यह जो है यमुना नदी से मिल जाती है। तो चंबल भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन तीन प्रदेशों में प्रवाहित होती है। इसकी जो कुल लंबाई है चंबल नदी की वो कितनी है दोस्तों? 964 किलोमीटर। ठीक है, और 964 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, मतलब कि यहां से लेकर के और इटावा तक। लेकिन ये हमारे मध्य प्रदेश में कितनी प्रवाहित होती है? तो मध्य प्रदेश में मात्र 220 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र होता है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं तो जो चंबल नदी है, चंबल नदी का पुराना जो नाम है वो हमें चर्मवती मिलता है। ठीक है, इसके बाद चंबल नदी पर ही आपके जो है तो पाताल पानी जलप्रपात है, पाताल पानी है, चूलिया है, ये प्रमुख जलप्रपात इसी नदी पर मिलते हैं। क्योंकि ये जो आपका पाताल पानी है, झाड़ीदाहा है, ये हमारे इंदौर जिले में ही बनते हैं जलप्रपात, जबकि जो चूलिया जलप्रपात है वो राजस्थान में कोटा जिले में बनता है, भैंसरोड गढ़ के निकट। ठीक है, तो कोटा जिला के भैंसरोड गढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात चंबल नदी द्वारा ही बनाया जाता है। अब चंबल नदी पर ही हमारे मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना का भी निर्माण 1953 में इसी नदी पर किया गया, गांधी सागर जल विद्युत परियोजना के नाम से। ठीक है दोस्तों, बाकी इसकी जो सहायक नदियां हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि देवास से निकलने वाली काली सिंध नदी भी चंबल में मिल रही है, सीहोर से निकलने वाली पार्वती भी चंबल में मिलती है। तो काली सिंध, पार्वती व बनास इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं।
ठीक है। अब इस पर जो इस चंबल नदी के किनारे जो प्रमुख शहर हैं उसकी बात आप कर सकते हैं कि यहाँ इंदौर हो गया, फिर यहाँ मंदसौर है, नीमच है, फिर ये चली जाती है आपके राजस्थान में, इसके बाद श्योपुर और मुरैना, भिंड। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये जो चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य जो है सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है, ना कि उत्तर प्रदेश के मध्य। इसके बाद एक बात और आपको यहाँ पर याद रखना है, कभी अगर पूछ ही लिया जाए आपसे कि मंदसौर किस नदी के किनारे है, तो अभी आपने पढ़ा कि मंदसौर से निकलती है, तो आप निश्चित रूप से आप चंबल लगा देंगे। तो दोस्तों ये गलत होगा आंसर। मंदसौर जिला जो है वो सिवना नदी के किनारे है, ये भी फैक्ट आपको याद में रखना है, ठीक है। ये हमेशा पूछा जाता है और बड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है ये कि मंदसौर किस नदी के किनारे है, तो मंदसौर जो है वो सिवना नदी के किनारे है। तो ये तो थी कुछ जानकारियां चंबल नदी के बारे में। अब बात करते हैं हम हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी नदी सोन नदी के बारे में। तो देखिए यहाँ पर कि जो सोन नदी है वो देखिए अनूपपुर जिले की जो अमरकंटक पहाड़ी है, अमरकंटक से प्रवाहित होते हुए और ये निकल जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद ये जाती है पटना में, ये मतलब कि झारखंड के एकदम ऊपर से निकलती हुई कहाँ पहुंच जाती है, बिहार, पटना में। और पटना में दीनापुर के पास दीनापुर एक स्थान है पटना जिले में, तो वहीं पर वो किस नदी से मिलती है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर मैंने दो नदियां बनाई, एक यमुना और ये गंगा। तो चूंकि गंगा और यमुना का संगम कहाँ पर होता है, प्रयाग में, और इसके बाद ये सिंगल हो जाती है गंगा और इसके बाद ये पहुंचती है पटना, ठीक है। तो पटना के दीनापुर नामक स्थान पर ही सोन नदी का मिलन होता है, किस नदी से, गंगा नदी से, ठीक है। इसकी जो कुल लंबाई है सोन नदी की वो है आपकी 780 किलोमीटर, ठीक है। और ये किन किन प्रदेशों में बहती है, तो आपका मध्य प्रदेश हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया और साथ में आपका बिहार हो गया। तो ये भी जो है तो तीन प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 780 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में कितना प्रवाहित होती है, तो मध्य प्रदेश में सोन नदी का जो प्रवाह है वो 420 किलोमीटर का है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कि अब थोड़ा सा अगर ये एरो जो मैंने बनाया है इससे इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश के किस किस प्रदेश से होकर गुजरती होगी। तो अगर ये यहाँ पे अनूपपुर है, इसके ऊपर ही आपका शहडोल है, तो ये शहडोल, उमरिया होते हुए इधर सिंगरौली और फिर ये सीधी से जो है तो उत्तर प्रदेश निकल जाती है। अब देखते हैं, तो यहां पर आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं होना है कि सोन नदी रीवा में प्रवाहित होती है या नहीं, तो यहां पर आंसर होगा नहीं प्रवाहित होती है, ठीक है। क्या है एक्चुअली यहाँ पर रीवा जिले में जो कि ये यहाँ से बाढ़ सागर परियोजना के द्वारा काफी सारे बांध बनाए गए हैं ताकि सिंचाई सुविधा, क्योंकि ये लाभान्वित जिलों में रीवा भी शामिल होता है, ठीक है। तो रीवा में सोन नदी प्रवाहित नहीं होती। इसके बाद मैं बात करूं तो जो इसकी सहायक नदियों के बारे में कि सोन नदी की कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो आपकी रिहंद हो गई, आपकी गोपद हो गई, आपकी कुंदहड़ हो गई, और यहां पर एक और नदी है जो अमरकंटक से निकलती है, उसका नाम कौन सी, सॉरी, ये यहां से प्रवाहित होती है और कहा मिल जाती है, सोन नदी पर, इसका नाम है आपका जोहिला, ठीक है। तो गोपद हो गई, आपकी कुल्हड़ हो गई, जोहिला हो गया और रिहंद इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब रिहंद नदी पर ही, चूंकि इसकी सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद, और रिहंद नदी पर ही उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में गोविंद बल्लभ पंत जो है बांध का निर्माण किया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि गोविंद बल्लभ पंत किस नदी पर है, तो वो सोन नदी पर नहीं है, वो सोन की सहायक नदी रिहंद नदी पर है जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, ठीक है। इसके बाद में बात करूं तो सोन नदी पर ही बाण सागर परियोजना संचालित है, ठीक है। और इस बाण सागर परियोजना का जो हेडक्वार्टर है, वो जो बांध बनाया गया है वो शहडोल जिले के देवलोंद नामक स्थान पर बनाया गया है। और ये जो बाण सागर परियोजना है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है और बिहार में है, ठीक है। तो ये तीन प्रदेशों से होकर गुजरती है, इसलिए बाण सागर जो परियोजना है वो तीन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद देखते हैं हम चौथी नदी ताप्ती। अब देखिए ताप्ती रिवर है ना, तो ताप्ती रिवर का जो मैंने बनाया है प्रवाह क्षेत्र, वो देखिए यहाँ बैतूल से उद्गम होता है इसका, और इसके बाद ये महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है
और तदुपरांत ये भी कहाँ थोड़ा सा गुजरात में बहते हुए और जो है सूरत के पास खंभात की खाड़ी में ये भी गिर जाती है। तो इसका जो उद्गम अगर मैं बात करूं तो बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है आपकी। अगर क्षेत्र की बात करूं तो ये जो हमारा हमने जब पर्वतीय क्षेत्र पढ़ा था तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये आपका बुरहानपुर दर्रा है। इसके बाद बुरहानपुर दर्रे के बाद आपका पूर्वी सतपुड़ा प्रारंभ होता है। तो पूर्वी सतपुड़े के दक्षिणी भाग से जो है बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती नदी का उद्गम होता है और फिर ये बैतूल, खंडवा और बुरहानपुर होते हुए ये महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और महाराष्ट्र के बाद ये पहुंचती है आपके गुजरात और वहां पर सूरत के निकट जो है तो ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो कुल लंबाई है ताप्ती नदी की, वो कुल लंबाई है इसकी 724 किलोमीटर, ठीक है, 724 किलोमीटर। और इसमें से 332 किलोमीटर ये हमारे मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, ठीक है। और मैं अब अगर बात करूं तो जो ताप्ती नदी है इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें पूर्णा नदी आती है, गिरना नदी है, तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां होती हैं। इसके बाद मैं बात करूं हमारे और थोड़ा सा फैक्ट है ताप्ती के बारे में, सॉरी, जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी भी जो है एक रिफ्ट घाटी में बहती है। इसका भी जो प्रवाह दिशा है वो नर्मदा के समान ही पूर्व से पश्चिम, जैसे नर्मदा हमारी प्रवाहित होती है वैसे ताप्ती नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। और यह भी नर्मदा नदी के समान जो है एस्चुरी या बोलूं तो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो आपको यहाँ पर ताप्ती नदी के बारे में एक फैक्ट और याद रखना है कि ताप्ती नदी के किनारे ही जो है आपका बुरहानपुर में नेपा नगर कागज मिल स्थापित किया गया था, ठीक है। ये नेपा नगर जहां पर की अखबारी कागज बनाने का जो सरकारी कारखाना है वो पहले तो खंडवा में था, लेकिन फिर वो खंडवा से अलग हुआ बुरहानपुर, तो वो बुरहानपुर में आ गया। तो वर्तमान समय में जो नेपा नगर अखबारी कागज मिल है वो कहाँ पर है आपका बुरहान नगर में, वो इसी नदी के किनारे स्थापित है। क्योंकि ये कागज मिल था तो कागज मिल के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है, तो उसको स्थापित कहाँ किया गया था, ताप्ती नदी के किनारे। चलिए तो अब बात करते हैं हम हमारे मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी जो है आपकी बेतवा, ठीक है। तो अब देखिए बेतवा नदी का जो उद्गम है वो रायसेन जिले से होता है और अंततः ये कहां जाकर मिलती है, हमीरपुर के पास ये यमुना नदी से जो है आकर मिल जाती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि बेतवा नदी का जो उद्गम है वो रायसेन जिले में गौहरगंज एक कस्बा है, वहां पर कुमरा गांव नामक एक जगह है, कुमरा गांव से निकलती है और निकलने के क्रम में ये आपका भोपाल से होते हुए विदिशा और विदिशा होते हुए ये आपका उत्तर प्रदेश में ललितपुर में प्रवेश करती है, झांसी ललितपुर। इसके बाद ये पुनः जो है तो पहले तो निवारी हुआ टीकमगढ़ जिला हुआ करता था, लेकिन 2018 में टीकमगढ़ जो है तो से निवारी अलग कर दिया गया और निवारी को 52वां जिला बनाया गया हमारे मध्य प्रदेश का। तो वर्तमान में जो बेतवा नदी है वो निवारी जिला से होते हुए और ये हमीरपुर में जो है यमुना नदी से जाकर मिल जाती है, ठीक है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 380 किलोमीटर है। कहीं कहीं पुस्तकों में हमें 480 भी मिलता है, लेकिन 480 पर ज्यादा विश्वास ना करते हुए हमें जो है 380 ही मानना है, ठीक है। तो इसके बाद मैं बात करूं कि बेतवा नदी के किनारे प्रमुख कौन कौन से नगर स्थापित हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो है बेतवा नदी है और इसके किनारे जो प्रमुख बसे हुए शहर हैं, नगर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ये हमेशा प्रारंभिक परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो आपको याद रखना है। मैंने बताया कि ये रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, इसके बाद ये भोपाल पहुंचती, तो भोपाल में आपने भोजपुर का नाम सुना होगा, ठीक है। भोजपुर जहां पर की बहुत बड़ा शिवलिंग है जिसे हमें सोमनाथ कहा जाता है उत्तर भारत का। तो इसके बाद भोपाल में आपका भोजपुर हो गया। इसके बाद जो विदिशा नदी में हालांकि विदिशा से एक अलग नदी निकलती है, सिंध नदी, लेकिन विदिशा पर अधिकतर प्रवाहित होती है आपकी बेतवा नदी। तो विदिशा किस नदी के किनारे है, तो आंसर होगा आपका बेतवा नदी, ठीक है। इसके बाद ये ललितपुर और झांसी पहुंचती है और ये पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है दूसरी बार। जैसा कि यहाँ पर देखिए कि चंबल नदी एक बार मध्य प्रदेश में बही, फिर ये राजस्थान निकल गई और ये पुनः मध्य प्रदेश में को टच करती है। उसी प्रकार से बेतवा नदी
एक बार यूपी में आने के बाद ये पुनः हमारे मध्य प्रदेश को टच करती है, मतलब कि दूसरी बार। ठीक है, तो आपका हो गया भोजपुर, हो गया विदिशा, हो गया। इसके बाद ये पुनः मध्य प्रदेश में आई। तो यहाँ पर जो आपका ओरछा है, जो कि वर्तमान में निवाड़ी जिले में शामिल किया जाता है। इसके बाद जो सांची है, तो ये प्रमुख जो नगर हैं ये आपकी बेतवा नदी के किनारे ही स्थित है। इसके बाद जो बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में आपकी बीना नदी हो गई, आपकी धसान नदी हो गई, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। और बीना नदी पर ही राहतगढ़ जलप्रपात जो है निर्मित होता है। किस नदी पर? ये बेतवा की सहायक नदी है बीना, और बीना नदी पर ही राहतगढ़ जलप्रपात बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था बेतवा के बारे में। कुछ और जैसे फैक्ट है कि बेतवा का जो पौराणिक नाम मिलता है हमें, वो बेत्रवती मिलता है। ठीक है, और साथ में हमने इसकी सहायक नदियां कर ही ली कि इसकी सहायक नदियों में हम दसान को पढ़ते हैं, बीना को पढ़ते हैं और सिंधु नदी को भी पढ़ते हैं। तो ये थी आपकी हमारे मध्य प्रदेश की 5 प्रमुख बड़ी नदियां। अब इसके बाद जो और भी हैं छोटी छोटी नदियां, उनके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि इनके बारे में ज्यादा कुछ ऐसा खास है नहीं, लेकिन हम फिर भी इनके बारे में बात करेंगे कि जो कुछ विशेषता होगी वो मैं आपके सामने रखता हूँ। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले माही नदी की। अब माही नदी का जो उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश के धार जिले से होता है। अगर धार जिले से भी मैं बात करूं तो धार जिले में सरदारपुर एक तहसील है, सरदारपुर में मेहद झील है, मेहद झील से जो है आपकी माही नदी का उद्गम होता है। और इसका जो प्रवाह है वो देखिए उत्तर की तरफ पहले ये बहती है और फिर ये वापस आती है और कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, तो झाबुआ और इधर आपका रतलाम होते हुए ये जो है तो राजस्थान में प्रवेश करती है और उसके बाद ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी का जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों वो ये है कि माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, एक बार जाने के क्रम में और दूसरी बार वापस आने के क्रम में। तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब चूंकि जब हम थोड़ा सा बात कर ही रहे हैं माही नदी के बारे में, तो थोड़ा सा मैं बात और आपको कर दूं कि विश्व में 3 नदियां हमें ऐसी मिलती हैं जो क्रमशः विषुवत रेखा को, कर्क रेखा को और मकर रेखा को काटती हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ये जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो नाम आता है आपका लिम्पोपो, सॉरी नाम आता है आपका कोंगो या जारे। क्योंकि ये नदी तो एक ही है, कोंगो में जब बहती है तो इसको कोंगो नाम से जानते हैं, और जब रिपब्लिक ऑफ जायरे में बहती है तो इसे ही जारे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद बात करें कर्क रेखा को काटने वाली नदी, तो कर्क रेखा को काटने वाली जो 2 बार नदी है वो कौन सी? आपकी माही, माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और उसी प्रकार से मकर रेखा को काटने वाली नदी वो है आपकी दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली लिम्पोपो नदी। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये दोनों जो नदियां हैं कोंगो और लिम्पोपो, ये अफ्रीका में प्रवाहित होती है, अफ्रीका महाद्वीप में। और ये जो है ये हमारे एशिया में, या बात करें हमारे मध्य प्रदेश में। तो बस माही के बारे में आपको सिर्फ इतना ही जानना है। इसके बाद मैं बात करूं कि एक नदी और है जो इंदौर से निकलती है, उसका नाम है छिपरा नदी। छिपरा नदी का जो उद्गम होता है वो काकरी बड़ी पहाड़ी से होता है। ठीक है, और ये जो है तो इंदौर और उज्जैन से होते हुए मंदसौर के निकट चंबल से जो है मिल जाती है। छिपरा नदी के किनारे ही आपको पता है महाकालेश्वर का मंदिर है, और इसी नदी के तट पर जो है तो आपका सिंहस्थ कुंभ जो है का आयोजन होता है। ठीक है, और क्षिप्रा नदी को जो है मालवा की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं देवास से निकलने वाली काली सिंध नदी का, तो जो देवास के बागली गांव से निकलती है आपकी काली सिंध, और ये जाके राजस्थान में कहां पर मिल जाती है? किस नदी से? चंबल नदी से। उसी प्रकार से सीहोर से निकलने वाली नदी है आपकी पार्वती, और ये भी अंततः जाके कहां प्रवाहित हो जाती है? राजस्थान में चंबल नदी से। ठीक है, इसके बाद मैंने बेतवा की बात तो कर ही ली थी, और एक नदी है आपकी सिंध, तो ये विदिशा से निकलती है आपकी सिंध नदी, और ये जो है तो उत्तर प्रदेश में के जालौन जिले में यमुना नदी से जो है जाकर मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूं कि कटनी जिले से निकलने वाली, चूंकि यहाँ पर आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि विंध्याचल पर्वत का पूर्वी विस्तार यहाँ पर कौन सी श्रेणी पाई जाती है? कैमूर श्रेणी। ठीक है,
ठीक है। तो इसी श्रेणी से आपकी केन नदी प्रवाहित होती है, जिसका उद्गम जो है कटनी से माना जाता है। ठीक है। और ये जो नदी है केन नदी, ये जो है तो पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना के क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए, पन्ना छतरपुर से होते हुए, और ये भी उत्तर प्रदेश में आपके यमुना नदी से मिल जाती है। इसके बाद बात करूं सतना, तो सतना आपकी टोन्स रिवर जो है ये भी सतना से कैमूर पहाड़ी से निकलती है, और ये जो है प्रयाग के बाद जो है, इलाहाबाद के बाद गंगा नदी से मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है यहाँ पर टोन्स नदी के बारे में, इसको टमस नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे मध्य प्रदेश की एक नदी है सोन, जो सीधे जाके गंगा से मिलती है, और दूसरी नदी है आपकी टमस, जो कहां से निकलती है, सतना जिले से। ये भी किससे जाकर मिलती है, गंगा रिवर से। तो हमारे मध्य प्रदेश की दो ही नदियां ऐसी हैं जो डायरेक्टली किससे जाकर मिलती हैं, गंगा से। एक है आपकी सोन नदी और दूसरी है आपकी टोन्स नदी। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं आपकी, देखिए दक्षिण मध्य प्रदेश में यहाँ पर कुछ नदियां हैं, जैसे कि सिवनी के जो पारसपाड़ा पठार से निकलने वाली आपकी वेनगंगा नदी, ये इसकी जो प्रवाह दिशा है ये दक्षिण की ओर होती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में। और इसके बाद एक बैतूल जिले से निकलने वाली नदी है, वर्धा नाम है इसका। ठीक है, तो बैतूल से निकलती है वर्धा, और सिवनी के पारसपाड़ा पठार से निकलती है आपकी वेनगंगा। और इन दोनों का जो जब संगम होता है, संगम कहां पर होता है, महाराष्ट्र के भंडारा जिले में। ठीक है, तो उसी संगम को क्या नाम से जाना जाता है, प्राण हिता के नाम से। और फिर ये जो है तो जब ये मिलने के बाद ये अकेली बहती है, और बहने के क्रम में ये कहां जाकर मिल जाती है, गोदावरी नदी से। ठीक है। इसके बाद कुछ और छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे कि छिंदवाड़ा से आपकी पेंच बहती है, कान्हन नदी बहती है। ठीक है, तो ये प्रमुख नदियां हो गई। इसके बाद यहाँ पर ऊपर आए तो शिवपुरी का जो पठार है, शिवपुरी के पठार से भी कूनो नदी और कुमारी नदियां प्रवाहित होती हैं, निकलती हैं, और जो कि अंततः कहां जाकर मिल जाती हैं, चंबल नदी से। ठीक है, तो ये छोटी छोटी नदियां हैं। अगर एग्जाम में पूछेगा तो बस इनके इनके उद्गम के बारे में पूछेगा कि ये कहां से निकलती हैं और किस नदी में जाकर के ये मिलती हैं, बस आपको इतना ही जानना है। और चूंकि जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो हमारे मध्य प्रदेश की ये 5 बड़ी ही नदियां हैं, तो मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन जो है इन्हीं नदियों से पूछा जाता है। लेकिन फिर भी आपको ऐसा नहीं कि आप इन नदियों को छोड़ दें, कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इन नदियों के बारे में, ज्यादा तो है नहीं, 2-4 ही फैक्ट हैं, बस वो फैक्ट्स जो है आपको याद रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों आप चूंकि, ठीक है दोस्तों, तो जैसा हमने अभी तक देखा कि हमारे मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी कुल मिला के बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो लगभग हमारे मध्य प्रदेश में 206 नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, तो इसी आधार पर हमारे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए, चूंकि हमने बात करी थी कि नर्मदा हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, अतः मध्य प्रदेश में नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इन नदियों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा नर्मदा। फिर प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा आपका बेतवा। इसके बाद मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा आपका क्षिप्रा। ठीक है, नर्मदा, बेतवा और क्षिप्रा नदी। और इसके बाद दोस्तों, अब चूंकि हमने नदियों के बारे में लगभग जानकारी हासिल कर ली है, इसके बाद इन्हीं नदियों के किनारे स्थित महत्वपूर्ण जो नगर हैं और इन्हीं नदियों पर जो आपके जलप्रपात हैं, उन जलप्रपातों को एक सारणी बना करके और उस पर अपन चर्चा करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम कि नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, और साथ में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख नदियों पर बने हुए जल प्रपातों की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि नदियों के किनारे कौन कौन से नगर प्रमुख रूप से बसे हुए हैं, उनके नाम। जैसे पहला मैंने नाम लिया नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर कौन कौन से नगर बसे हुए उसके किनारे, तो मैं बात करूं मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, ओंकारेश्वर, महेश्वर और अलीराजपुर। तो वैसे तो हमने नाम लिया था कि नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, लेकिन प्रमुख रूप से, अब जिले तो एक्चुअली वो बड़े क्षेत्रफल में बड़े होते हैं, लेकिन जब वो नदी पर्टिकुलर किसी नगर से होकर के गुजर रही होती है तो हम बोलते हैं कि यह नगर उस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जैसे मंडला के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि मंडला में नर्मदा नदी जो है वो कुंडली नुमा आकृति बनाती है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। जबलपुर
जबलपुर में हम पढ़ेंगे कि चूंकि आपको पता है कि जबलपुर में वो जो है तो बहुत जलप्रपात का भी बनाती है, धुआंधार जलप्रपात, और संगमरमर की चट्टानें इसी नर्मदा नदी पर ही पाई जाती हैं। और यहाँ पर लेकिन एक और महत्वपूर्ण स्थान है जिसका नाम है बंदर कूदनी। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि बंदर कूदनी जो स्थान है ये किस जिले में है या कहाँ पर, भेड़ा घाट में है ये जबलपुर जिले में, और किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर। ठीक है। इसके बाद होशंगाबाद, होशंगाबाद भी आपके एकदम नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। यहाँ का जो सेठानी घाट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सेठानी घाट किस जिले में व किस नदी के किनारे है, किस नदी पर है, तो वो आपका होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी पर। फिर ओमकारेश्वर की बात करें तो ये आपको पता है कि ये एक ज्योतिर्लिंग है, हमारे मध्य प्रदेश में दो है, एक है आपका उज्जैन महाकालेश्वर और दूसरा है आपका ओमकारेश्वर। ठीक है। इसके बाद बात करें महेश्वर, यहाँ पर भी शंकर जी का ज्योतिर्लिंग है, लेकिन वो ज्योतिर्लिंग में काउंट नहीं होता, वो उनकी एक मतलब कि शंकर भगवान का मंदिर है वहां पर। ठीक है। इसके बाद बात करें अलीराजपुर, अलीराजपुर की खास बात यह है कि मैंने बताया था कि जब अनूपपुर से उद्गम होता है नर्मदा नदी का, तो वह मध्य प्रदेश के किस जिले से बाहर निकलती है, तो वो जिला है आपका अलीराजपुर। ठीक है। तो ये प्रमुख जिले हैं, सॉरी नगर है जो नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं। इसके बाद मैं बात करूं चंबल नदी की, तो आपको पता है कि चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, महू से ही होता है। तो एक महू हो गया, फिर श्योपुर है और रतलाम है आपका। ठीक है। इसके बाद बेतवा की बात करें तो बेतवा नदी के बारे में हमने चर्चा करी थी कि ये चूंकि निकलती कहां से है आपकी, ये बेतवा जो है रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, और इसके बाद ये भोपाल होते हुए विदिशा और सांची और फिर इसके बाद ओरछा में प्रवाहित होते हुए और यूपी में यमुना नदी से मिल जाती है। तो भोजपुर आपको पता है यहाँ पर बहुत बड़ा शिवलिंग है भगवान शिव का, भोजपुर। ठीक है। इसके बाद विदिशा, तो आपको याद रखना है कि विदिशा जो है वो किस नदी के किनारे है, बेतवा। जबकि हम पढ़ते हैं कि विदिशा से कौन सी नदी उद्गम होती है, कौन सी नदी निकलती है, तो वो है आपकी सिंध नदी। ठीक है। तो ये दोनों में बड़ा थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि यहाँ पर सिंध नदी निकलती कहां से है, विदिशा से, जबकि विदिशा किस नदी के किनारे है, बेतवा। ठीक है। बेतवा। इसके बाद सांची, सांची के बारे में भी पूछा जा चुका है कि सांची किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है बेतवा। इसके बाद है नेक्स्ट ओरछा, ओरछा किस जिले में आ चुका है, निवारी जिले में, तो ओरछा भी आपका बेतवा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर है। ठीक है। तो ओरछा, ओरछा चूंकि हमारे मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी है और साथ ही साथ धार्मिक स्थल भी है। आपको पता है कि यहाँ राजा राम का मंदिर है। राजा राम हमारे भारत में एकमात्र ये एक ऐसा मंदिर है जहां पर राजा राम को आज भी जो है तोपों की सलामी दी जाती है। ठीक है। इसके बाद बात करूं पार्वती, पार्वती नदी, पार्वती नदी का उद्गम कहां से होता है, सीहोर जिले से होता है। तो ये जो आस्था है आपका, ये आस्था किस जिले में आता है, सीहोर जिले की तहसील है। ठीक है। सीहोर। इसके बाद ये कहां प्रवाहित होती है, राजगढ़ में, और इसके बाद ये शाजापुर में। ठीक है। तो ये शाजापुर, राजगढ़ और आस्था ये प्रमुख नगर हैं आपके पार्वती नदी के किनारे। इसके बाद है काली सिंध नदी, तो काली सिंध कहां से निकलती है, हमने पढ़ा देवास के बागली गांव से। तो देवास ये बागली है आपका, और सोनकक्ष भी कहां आता है, किस जिले में आता है, ये भी आता है देवास में। तो चूंकि सोनकक्ष और बागली ये दो प्रमुख नगर हैं किस नदी के किनारे, काली सिंध नदी के किनारे। इसके बाद सिंध नदी की बात करूं जो कि विदिशा से निकलती है, तो यहाँ पर आप हमने पढ़ा कि विदिशा बेतवा की नदी के किनारे है। ठीक है। तो सिंध नदी के किनारे कौन सा है आपका, दतिया। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि वो यमुना नदी से जाकर के मिल जाती है। इसके बाद ध्यान देना है आपको कि माही नदी, माही नदी का उद्गम कहां से होता है, धार जिले से, सरदारपुर से। तो धार हो गया, और धार जिले के अंतर्गत आने वाला जो कुक्षी है, धार और कुक्षी ये दोनों किस नदी के किनारे स्थित है, माही नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो मैं नाम लूंगा, चूंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको इनको ध्यान में रखना है ना। जैसे मैंने नाम लिया कि ताप्ती, ताप्ती नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है, तो आपका है ये बुरहानपुर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये बैतूल से निकलती है, बैतूल, मंडला और इसके बाद बुरहानपुर से ये महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बुरहानपुर। यहीं पर हमने बात करी थी नेपा नगर के बारे में, है ना, नेपा नगर अखबारी कागज मिल बुरहानपुर में स्थित है। इसके बाद खान नदी, खान नदी के किनारे इंदौर शहर, इंदौर चूंकि ये खान नहीं था, ये कान नदी है, और कालांतर में ये अपभ्रंश होकर के क्या बन गया आपका, खान नदी। तो ये वर्तमान में नदी के रूप में तो नहीं मिलती हमें,
लेकिन इसकी काफी अभी इंदौर के द्वारा, नगर निगम के द्वारा काफी प्रयास किए जा रहे हैं इस नदी को इसके वास्तविक स्वरूप में लाने के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंदौर खान नदी के किनारे। ठीक है, इसके बाद उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे। हमने बात करी थी कि मालवा का जो गंगा, मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, क्षिप्रा नदी को। और क्षिप्रा नदी के किनारे ही महाकालेश्वर है, एक और ज्योतिर्लिंग। दो ज्योतिर्लिंग की हमने बात करी थी हमारे मध्य प्रदेश में, एक है आपका उज्जैन में और दूसरा था आपका ओमकारेश्वर में। ठीक है, इसके बाद तवा नदी। तवा नदी का उद्गम हमने पढ़ा था कि ये कहां से होता है, ये महादेव श्रेणी से होता है। ठीक है, महादेव श्रेणी से। तो तवा नदी के किनारे कौन सा स्थान है, कौन सा नगर है, पचमढ़ी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभी हम जब पढ़ेंगे जलप्रपात के बारे में तब आपको तवा नदी वहां पर भी देखने मिलेगी। तो तवा नदी के किनारे कौन सा है, पचमढ़ी। ये एक बहुत एक पर्यटन स्थल भी है, हिल स्टेशन भी है हमारे मध्य प्रदेश का। इसके बाद ध्यान देना है आपको सिवना नदी। सिवना नदी के किनारे मंदसौर, हमने अभी बात करी थी। ठीक है, तो आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि सिवना नदी के किनारे कौन सा नगर है, मंदसौर। फिर बात करूं मैं बिछिया। बिछिया नदी को ही बीहड़ नदी के नाम से जाना जाता है। बिछिया नदी के किनारे कौन सा नगर है, तो आपका रीवा। रीवा शहर जो है वो बिछिया नदी के किनारे है। इसके बाद है आपका टोंस। टोंस नदी के किनारे आपका कौन सा शहर है, सतना शहर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थे हमारे मध्य प्रदेश में नदियों किनारे बसे हुए प्रमुख नगर। इसके मैं बाद में बात करता हूं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख नदियों पर बने हुए जलप्रपात, कि कौन कौन से जलप्रपात किस किस नदी पर बने हुए हैं। मैं बात करूं सबसे पहले नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी में ये क्रमशः सबसे पहले बनता है आपका कपिल धारा, उसके बाद बनता है दुग्ध धारा, फिर बनता है धुआंधार, फिर होता है सहस्त्र धारा, इसके बाद दर्दी और ये मंदार। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कपिल धारा है, दुग्ध धारा है, ये दोनों आपके अनूपपुर जिले में बनते हैं। ठीक है, इसके बाद धुआंधार जो है ये जबलपुर में है, और सहस्त्र धारा आपका खंडवा, दर्दी और मंदार भी आपके खंडवा में जलप्रपात बनते हैं नर्मदा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कौन सा जलप्रपात किस जिले में किस नदी पर बनता है। फिर बात करता हूं मैं चंबल नदी पर। चंबल नदी पर आपका पाताल पानी, झाड़ीदाहा और चूलिया, ये तीन जलप्रपात बनते हैं। इनमें से पाताल पानी और झाड़ीदाहा ये दोनों कहां है, हमारे इंदौर जिले में है, चंबल नदी पर। और फिर है आपका चूलिया जलप्रपात, इसकी बात की थी मैंने कि कोटा जिले के भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पर चंबल नदी पर बनता है। ठीक है, तो ये राजस्थान कोटा जिला में बनता है चूलिया, पाताल पानी झाड़ीदाहा इंदौर जिले में। फिर तवा की बात करी थी। तवा आपको पता है कि अभी हमने बात करी थी कि पचमढ़ी जो है तवा नदी के किनारे स्थित है। तो तवा नदी से तीन ये जलप्रपात बनते हैं, डचेस है, अप्सरा है और रजत है। तो इसको आप याद भी कैसे कर सकते हैं, जैसे डी फॉर होता है ड, फिर ए और रा, तो ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया आपका डर। ठीक है, तो डर, तवा क्या करती है, आपको डराती है। तो डी फॉर डचेस, ए फॉर अप्सरा, अप्सरा और आर फॉर रजत। ठीक है, इसके बाद बीना, हमने पढ़ा था कि बीना जो बेतवा की सहायक नदी है आपकी बीना। ठीक है, और बीना नदी पर ही कौन सा जलप्रपात बनता है, राहतगढ़ जलप्रपात। ठीक है, सागर जिले में। इसके बाद केन नदी। केन नदी का उद्गम कहां से होता है, कटनी से। तो केन नदी पर आपका पन्ना जिले में कौन सा जलप्रपात बनता है, पांडव, पांडव फॉल। ठीक है, पन्ना जिले में। इसके बाद है बीहड़। बीहड़ जलप्रपात, बीहड़ जो है नदी पर आपका चचाई जलप्रपात बनता है, रीवा जिले में। इसके बाद महाना नदी पर है आपका केवटी, और टोंस नदी पर है आपका पूर्वा जलप्रपात। इसके बाद कुछ और भी है, बहुटी हो गया, पियावन हो गया, ये भी प्रमुख जलप्रपात हैं जो कि रीवा जिले में बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये प्रमुख जलप्रपात और नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर। तो ये जो नदियों से संबंधित जो टॉपिक था, जो बेसिक जानकारी थी, वो मैंने अभी आपको दी। अब इसके बाद इन्हीं नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं, या कहें कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी चलाई गई। अब हम उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कोई डाउट्स अगर आपको रहते हैं, तो आप जो है तो अरस्तु आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में, या यूट्यूब चैनल में, या अरस्तु आईएएस एकेडमी के फेसबुक पेज में आप जो है तो अपने जो डाउट्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। तो प्रॉपर आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।